हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल फिजिक्स क्लासेस में। तो हमारा चैप्टर नंबर 2 चल रहा है, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। उसके हमने क्वेश्चन 5 तक देख लिया था। आज हम डिस्कस करेंगे अपना चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 6 और इसके बाद 3-4 क्वेश्चन बचेंगे इसमें। आज ही हम इसी वीडियो में ख़त्म कर देंगे, फिर नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे आपके। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने देख लिया था। अब क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, आप किस प्रकार पुष्टि करेंगे कि दिया हुआ रंगहीन द्रव शुद्ध जल है। आपको कोई भी एक रंगीन द्रव दिया गया है। रंगहीन का मतलब कलरलेस। आपको पता है पानी भी क्या होता है, कलरलेस। तो आपको कोई एक द्रव दिया गया है जो रंगहीन है और आपको ये कहा जाएगा कि ये बताना है कि आपको शुद्ध जल है। तो आप कैसे पुष्टि करेंगे इसकी, बताइए कैसे करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जितने भी आपके द्रव होते हैं उनका एक सबका निश्चित क्वथनांक, गलनांक, सब कुछ एक निश्चित होता है। तो अगर हम पानी की बात करते हैं तो सबसे पहले आप कहेंगे जी, जो हमें द्रव दिया है हम उसको एक बर्तन में भरेंगे और इसको बर्नर की सहायता से गर्म कर देंगे। क्या कर देंगे? गर्म। जब हम गर्म करेंगे तो गर्म करने पर अगर ये 100 डिग्री सेल्सियस के वेपर में कन्वर्ट हो गया, 100 डिग्री सेल्सियस पर द्रव अवस्था से किस में कन्वर्ट हो गया? वाष्प अवस्था में। तो हम ये कहेंगे कि ये दिया गया रंगहीन द्रव शुद्ध जल है, क्योंकि जितने आपके लिक्विड होते हैं उनका एक निश्चित क्वथनांक होता है, निश्चित ताप पर वो उबलते हैं। जो जल का भी एक क्वथनांक होता है, कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। और जब ये वाष्प अवस्था में परिवर्तित होगा तो कोई भी इसके नीचे रेसिड्यू या कोई भी पदार्थ या कोई भी अवक्षेप प्राप्त नहीं होगा। सारा का सारा पानी बॉयल होता जाएगा और सारा का सारा वाष्प में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब हमें लिखना कैसे है? तो हमें लिखना है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो रंगहीन द्रव दिया है उसको एक बर्तन में रखकर क्या करेंगे? गर्म करेंगे। क्या करेंगे? गर्म। तो लिखेंगे कैसे, देखिए। सर्वप्रथम दिए गए रंगहीन द्रव को एक बर्तन में भरकर वायुमंडलीय दाब पर गर्म करते हैं। जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उस पर हम क्या करेंगे? गर्म करते हैं। यदि यह 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है तब हम कह सकते हैं कि दिया गया रंगहीन द्रव क्या है? शुद्ध जल है। रंगहीन द्रव शुद्ध जल है। क्यों? क्योंकि जो बॉइलिंग पॉइंट होता है और मेल्टिंग पॉइंट होता है, क्वथनांक और जो गलनांक होते हैं, प्रत्येक पदार्थ के एक निश्चित होते हैं। क्या होते हैं? निश्चित। ठीक है, तो ये आपका आंसर में आपको लिखना है, इसको अपनी कॉपी में आपको नोट करना है। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में क्वेश्चन नंबर 7, इसको रफ कर देता हूँ। अगर नोट नहीं किया तो वीडियो को पॉज कीजिए और नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे कहा है कि निम्न में से कौन सी वस्तुएं शुद्ध पदार्थ हैं। केमिस्ट्री की और आपकी डेली लैंग्वेज में अंतर है शुद्ध पदार्थ में। मैंने आपको बताया था पिछले क्वेश्चन में भी, शुद्ध पदार्थ का मतलब क्या है कि कोई भी ऐसा पदार्थ जो एक ही प्रकार के परमाणु या एक ही प्रकार के अणुओं से मिलकर बना हो, उसको आप शुद्ध पदार्थ बोलते हैं। जैसे चांदी, सोना, पानी, अमोनिया, ये सब आपके क्या है? शुद्ध पदार्थ हैं।
तो इसमें हम देखेंगे सबसे पहले बर्फ़। किसकी बात करते हैं? बर्फ़ की। तो बताइए बर्फ़ शुद्ध पदार्थ है या अशुद्ध यानी कि मिश्रण है? तो आप कहेंगे बर्फ़ शुद्ध पदार्थ होता है। अब क्यों होता है बर्फ़ शुद्ध पदार्थ? क्योंकि बर्फ़ किससे मिलकर बना है? H2O से। देखिए पानी को आप गर्म कीजिए या ठंडा कीजिए, या तो ये गैस बन जाएगा यानी कि वाष्प, या क्या बन जाएगा? ठोस बन जाएगा यानी कि बर्फ़। रहेगा तो इसमें H2O ही। क्या रहेगा? इसमें भी H2O, इसमें भी H2O। तो क्या H2O एक ही प्रकार के अणुओं से मिलकर बना है? बिल्कुल बना है। तो इसलिए हम कहेंगे कि जो बर्फ है वो क्या है? शुद्ध पदार्थ है। और किसका? H शुद्ध पदार्थ। और क्या होगा? H2O। अगर इसमें आप अमोनिया मिला देते या कुछ और मिला देते तो तब आप कहेंगे कि ये मिश्रण है। उसके बाद बात करते हैं दूध। देखिए जो दूध होता है मिल्क, वो शुद्ध पदार्थ होगा या अशुद्ध? तो मिल्क के अंदर आप देखेंगे कि मिल्क के अंदर फैट भी मिला होगा, प्रोटीन भी, कैल्शियम भी, बहुत सारी चीज़ें मिल्क के अंदर मिली होती है। जब इतनी सारी चीज़ें मिल्क के अंदर मिली होगी तो क्या ये शुद्ध पदार्थ होगा? नहीं होगा। तो ये कैसा पदार्थ है? ये एक मिश्रण है। हमें क्या बताना है? जो शुद्ध है। तो एक तो पहला शुद्ध है बर्फ। दूध होगा? नहीं होगा। तीसरा बात करते हैं लोहा। लोहे का संकेत होता है Fe। तो आप कहेंगे जो Fe है, जितने भी तत्व होते हैं वो क्या होते हैं? शुद्ध पदार्थ होते हैं। क्या होते हैं? शुद्ध पदार्थ। उसके बाद देखेंगे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का फॉर्मूला होता है HCl। तो HCl एक ही प्रकार के अणुओं से मिलकर बनता है, इसलिए क्या है? शुद्ध है। उसके बाद कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है CaO। ये भी एक ही पदार्थ के एक ही प्रकार के अणुओं से मिलकर बना है, तो ये भी क्या है? आपके पास शुद्ध पदार्थ है। उसके बाद पारा। पारे का संकेत होता है Hg। ये भी एक ही प्रकार के अणु परमाणु से मिलकर बना है और उसमें तत्व है पारा, इसलिए ये क्या है? शुद्ध है। उसके बाद आप देखेंगे ईंट। ईंट किस किस से मिलकर बनता है? ये आपको पता होना चाहिए। जो ईंट के अंदर मिट्टी, पानी, रेत, इन सब चीज़ों से मिलकर बना होता है क्या? ईंट। तो क्या ईंट शुद्ध पदार्थ हो सकता है? नहीं। ईंट एक मिश्रण होता है। क्या होता है? मिश्रण। तो ये भी शुद्ध हो गया, ये भी शुद्ध हो गया, ये भी शुद्ध हो गया। ईंट क्या है? एक मिश्रण है। उसके बाद बात करते हैं लकड़ी। तो लकड़ी आप देखेंगे किस किस से मिलकर बनती है लकड़ी? तो जो आप देखेंगे लकड़ी है वो लकड़ी सेलुलोज, फाइबर वगैरह वगैरह से, लिग्निन वगैरह वगैरह से मिलकर बनी होती है। तो लकड़ी भी आपकी शुद्ध पदार्थ नहीं होती। लकड़ी भी एक क्या होती है? मिश्रण। क्या होती है? मिश्रण। उसके बाद बात करते हैं वायु। तो आप देखेंगे जो वायु है, वायु में बहुत सारी गैसें मिश्रित होती है। ऑक्सीजन भी होती है, मीथेन भी होती है, नाइट्रोजन भी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है। तो ये भी क्या है? एक मिश्रण है। तो उसने हमसे क्या पूछा था? उसने हमसे ये पूछा था कि इनमें आपको बताना है कौन कौन से पदार्थ क्या है? शुद्ध है। तो आप क्या लिखेंगे इसके अंदर आंसर? बर्फ शुद्ध पदार्थ है, लोहा, उसके बाद हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, उसके बाद कैल्शियम ऑक्साइड, उसके बाद पारा यानी कि Hg, उसके बाद क्या होगा? बस। तो ये 5 आपके क्या है? शुद्ध पदार्थ। A, C, D, E और F। A, C, D, E और F, ये 5 आपके शुद्ध पदार्थ हैं। बाकी सब के सब इसमें क्या है? मिश्रण है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8। निम्न मिश्रणों में से विलयन की पहचान कीजिए। विलयन किसे बोलते हैं? सबसे पहले आपको ये परिभाषा पता होना चाहिए। तो क्या होगा? जो आप देखोगे कि निम्न मिश्रणों में से विलयन पहचानिए। विलयन किसे बोलते हैं? 2 या 2 से ज़्यादा पदार्थों का समांगी मिश्रण। विलयन कैसा मिश्रण होता है? समांगी। समांगी का मतलब अगर 2 या 2 से ज़्यादा पदार्थ को आप मिला देने पर उनकी बाउंड्री आप स्पष्ट रूप से नहीं देख पाए तो उसको बोलते हैं समांगी मिश्रण। जैसे पानी लिया, पानी के अंदर आपने नमक घोल दिया, नमक पानी के अंदर डिजोल्व हो जाएगा। तो आप देखेंगे कि क्या आप पहचान कर सकते हैं कि कौन सा पानी है और कौन सा नमक है? आंसर है नहीं कर सकते हम। इसी तरह से अगर पानी के अंदर आपने रेत मिला दिया, रेत को हिलाया, पानी को हिलाया, तो आप देखेंगे कुछ देर बाद उसको सेटल होने के रख दीजिए, आप देखेंगे रेत की सीमा अलग दिखेगी, पानी की सीमा अलग दिखेगी।
तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि समांगी मिश्रण में हम बाउंड्री को अलग अलग नहीं देख सकते, लेकिन विषमांगी मिश्रण में देख सकते हैं। तो हमें बेसिकली उन मिश्रणों को बताना है जो विलयन है। विलयन का मतलब समांगी मिश्रण, जिसको हमने मिलाया हुआ है और मिलाने पर उनकी बाउंड्री को हम अलग अलग नहीं देख पा रहे। जैसे आप देखिए मिट्टी, क्या है मिट्टी। देखिए दूसरी परिभाषा ये भी हो सकती है विलयन की कि जो आपने मिलाया है उसका, मान लीजिए पानी में नमक मिला दिया, आप उसको किसी भी चम्मच से लेकर किसी भी कोने से भगोने के या बर्तन के उठा लीजिए, सभी में आपको उतना ही नमक, उतना ही उसका रासायनिक संगठन मिलेगा। लेकिन अगर आपने मिट्टी ली, कोई मिट्टी गीली होती है, कोई सूखी, कोई लाल, कोई काली, तो किसी में कुछ न्यूट्रिएंट्स आपको मिलेंगे, पोषक तत्व, किसी में कुछ मिलेंगे। तो आप देखेंगे जो मिट्टी है वो एक तरह से आपका केमिकल जो उनका बिहेवियर है वो क्या होगा, अलग अलग होगा। मतलब जो मिट्टी बनती है वो एक विषमांगी मिश्रण होता है। कैसा मिश्रण होता है, विषमांगी। आप उसको पहचान सकते हैं क्या क्या मिला है, और सभी का संगठन एक जैसा नहीं रहता। तो आप देखेंगे कि जो मिट्टी है वो विलयन नहीं होती, मिट्टी विलयन नहीं होती। उसके बाद बात करेंगे समुद्री जल की। तो जो समुद्री जल होते हैं आप समुद्र के जल में आपको पता है पानी होगा और क्या होगा, नमक घुला होगा। और नमक को कैसे निकाला जाता है वो बताया था, इवेपोराइजेशन के प्रोसेस से उसको गर्म किया जाएगा और नमक बच जाएगा। तो आप देखोगे जो समुद्री जल होता है वो एक विलयन होता है। क्यों? क्योंकि सब तरह से आप कहीं से भी उठा लीजिए, उसकी एक निश्चित मात्रा होती है और आप नमक और पानी के मिश्रण को अलग नहीं पहचान सकते कौन सा नमक का है और कौन सा पानी है। तो ये आपका समुद्री जल, पहला आंसर क्या होगा इसका, समुद्री जल, यानी कि बी, समुद्री जल आपका एक विलयन होगा। फिर बात करते हैं वायु की। तो मैंने आपको बताया था कि वायु बहुत सारी गैसों का मिक्सर होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, मीथेन वगैरह सब चीज़ों का मिक्सर होती है। और मिक्सर भी कैसे होती है, विषमांगी। कैसे होते हैं, विषमांगी। तो आप देखेंगे जो आपके पास वायु होगी वो वायु कैसी होगी, आपके पास विषमांगी। तो वायु भी नहीं होगा विलयन। उसके बाद देखिए कोयला। तो कोयला जो होता है, कोल कोयल भी एक आपका विषमांगी मिश्रण होता है। ठीक है, क्या होता है, विषमांगी मिश्रण। उसके बाद सोडा जल, अगर आप पानी में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित कराएंगे तो आप नहीं पहचान पाएंगे कौन सी पानी है, कौन सा कार्बन डाइऑक्साइड है। तो सोडा जल आपका ई नंबर एक क्या होगा, सोडा जल भी आपका एक विलयन होगा। ठीक है, तो इस तरह से इसमें आपका क्या आंसर आएगा, समुद्री जल और एक सोडा जल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। निम्न में कौन टिंडल प्रभाव को दर्शाता है। टिंडल प्रभाव क्या होगा कि देखिए तीन तरह के हमने प्रभाव विलयन पढ़े हैं। कौन कौन से, एक तो विलयन जिसको ट्रू सॉल्यूशन भी बोलते हैं, एक कोलोइड और एक निलंबन। क्या, निलंबन। आप अपनी आँख से आसानी से निलंबन को देख पाएंगे। क्यों? क्योंकि जो निलंबन के कण होते हैं उनका आकार 100 नैनोमीटर से ज़्यादा होता है, सबसे बड़े होते हैं। कोलोइड का आकार 1 से 100 नैनोमीटर के आसपास, और इसका 1 नैनोमीटर से भी छोटा होता है आकार। तो विलयन के कणों को आप आंख से नहीं देख सकते, नग्न आंख से, ना ही कोलोइड के देख सकते। लेकिन अगर बात की जाए कि सबसे बड़े पार्टिकल किसके होते हैं, तो सबसे बड़े पार्टिकल होते हैं निलंबन के। इसका एग्जाम्पल क्या होता है, अगर आप पानी के अंदर मिट्टी मिला दें तो आप देखेंगे वो उदाहरण बनेगा किसका, आपके पास निलंबन का। इससे पहले हमने ऊपर क्वेश्चन भी किया था, यहाँ पर निलंबन वगैरह देखा था। ठीक है, परिभाषा मैंने आपको बताई थी निलंबन की। ठीक है, आप देख लेना कहाँ है, ये है क्वेश्चन नंबर, इसका डी पार्ट। कोलोइड भी बताया है, जैसे ब्लड एक कोलोइड होता है और गंदा पानी एक निलंबन होता है। तो क्या होगा कि जब इनके अंदर से टॉर्च आप गुजारेंगे, किसके अंदर से, निलंबन के, कोलोइड के या विलयन के, तो क्या होगा कि इनसे टॉर्च गुजारने पर ये प्रकाश को हर एक दिशाओं में क्या कर देंगे, प्रकीर्णित कर देंगे। मान लीजिए आपने एक बॉक्स में विलयन भरा हुआ है कुछ भी, उसके अंदर आपने टॉर्च मारी, तो क्या होगा, ये जो प्रकाश है इन कणों से टकराएगा और टकराने के बाद सभी दिशाओं में प्रकीर्णित हो जाएगा।
इसी को बोलते हैं हम टिंडल प्रभाव। क्या बोलते हैं? टिंडल प्रभाव। तो बेसिकली जिसके पार्टिकल जितने बड़े होंगे वो टिंडल प्रभाव उतना ही ज़्यादा शो करेंगे, उतना ही ज़्यादा प्रकाश को प्रकीर्णित करेंगे, क्योंकि जब लाइट हिट करेगी छोटे पार्टिकल पर तो वो चारों तरफ को नहीं फैल पाएगी, लेकिन जितने बड़े पार्टिकल से टकराएगी उतना ही ज़्यादा उसका प्रकीर्णन होगा। तो आप देखेंगे जो कोलोइड है और निलंबन है, ये दोनों के पार्टिकल का साइज बड़ा होता है, इसलिए ये टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करते हैं। जबकि आपका विलियन है, इसके कण इतने छोटे होते हैं कि इनको आप नग्न आंखों से नहीं देख सकते और इनसे प्रकाश प्रकीर्णित भी नहीं हो सकता। होता है, बहुत कम होता है, लेकिन मेनली आपके कोलोइड और सबसे ज़्यादा आपका निलंबन किसको शो करता है? टिंडल प्रभाव को। तो आपको बताना है, जैसे नमक का घोल, आपने पानी में नमक का घोल घोल दिया, पानी प्लस नमक, तो आप देखेंगे ये एक विलियन बन गया। क्या बन गया? विलियन। और विलियन का आकार बहुत छोटा होता है, तो क्या विलियन टिंडल प्रभाव शो करेंगे? नहीं। तो विलियन आपका टिंडल प्रभाव शो नहीं करेंगे। इसके बाद आप देखेंगे जो दूध एक प्रकार का आपका कोलोइड होता है। क्या होता है? कोलोइड। और ये किस किस का मिश्रण होता है? इसके अंदर कैल्शियम, फैट, ठीक है, आपके पास बहुत सारे क्या होते हैं? मिक्सचर होता है। तो जो आप देखेंगे कि जो आपका दूध है वो टिंडल प्रभाव को शो करता है, क्योंकि दूध एक कोलोइड होता है, इसके पार्टिकल बड़े होते हैं एज कंपेयर टू विलियन या सॉल्यूशन। उसके बाद आप देखेंगे कॉपर सल्फेट का विलियन। अगर आप पानी लें, पानी के अंदर कॉपर सल्फेट को घोल दें, तो देखेंगे कि वो एक विलियन बन गया, और विलियन के पार्टिकल छोटे छोटे होते हैं, तो ये भी शो नहीं करेंगे। उसके बाद स्टार्च विलियन, जो स्टार्च का सॉल्यूशन होता है वो एक कोलोइड विलियन होता है। क्या होता है? कोलोइड विलियन। और कोलोइड आपका शो करते हैं किसको? टिंडल प्रभाव को। तो इस तरह से आप देखेंगे, इसके आपके पास कितने आंसर हो जाएंगे? 2। कौन कौन शो करेगा? नंबर 1 शो करेगा क्या? दूध। आंसर में क्या लिखोगे आप? दूध। पता भी होना चाहिए आपको। और बी पर है दूध और डी पर क्या है? स्टार्च सॉल्यूशन या विलियन। तो इस तरह से आपका इसका आंसर है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, सेकंड लास्ट है, ठीक है। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न को तत्व, यौगिक तथा मिश्रण में वर्गीकृत कीजिए। सबसे पहले तत्व, जो आप आवर्त सारणी में देखेंगे, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयरन, ये सब आपके तत्व है। तो आप देखेंगे जो सोडियम है वो एक तत्व है, जो आपके पास चांदी है वो एक तत्व है। उसके बाद आप देखेंगे टिन एक तत्व है, सिलिकॉन एक तत्व है। जो आवर्त सारणी में तत्व सब आएंगे वो सब क्या है? तत्व। वायु, साबुन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, रक्त, और कुछ भी इसमें से तत्व नहीं है। तो हम लिखेंगे जो इसमें से तत्व आए वो कितने आए? 4। 1 2 3 4। तो आंसर कैसे लिखेंगे इसका? आंसर लिखेंगे इस तरह से। सबसे पहले लिखेंगे तत्व। तो तत्व में कौन कौन से आए? सोडियम, कोमा चांदी, कोमा टिन, और कोमा क्या है? सिलिकॉन। सिलिकॉन मतलब A, D, F और G। A, D, F और G आपके पास क्या है? तत्व हैं। अब दूसरा हम बात करते हैं किसकी? दूसरे नंबर पर बात करते हैं। तो क्या पूछा है? तत्व हो गया यौगिक। यौगिक की आपके परिभाषा पता होनी चाहिए कि 2 या 2 से ज़्यादा तत्वों को किसी निश्चित अनुपात में मिला देने पर क्या बनते हैं? यौगिक। जैसे आप देखेंगे कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम, कार्बन और ऑक्सीजन को एक निश्चित अनुपात में मिलाने पर कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट एक यौगिक है, यानी कि ई का मतलब कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर क्या है? मीथेन के, यानी कि मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4। कार्बन और हाइड्रोजन के एक निश्चित अनुपात से बनते हैं क्या? मीथेन। तो के मीथेन। उसके बाद आप देखेंगे साबुन। साबुन पोटेशियम और सोडियम के उच्च वसीय अम्लों के बने एस्टर होते हैं। तो क्या होगा? जे साबुन।
जे पे क्या आएगा, साबुन भी आपका एक यौगिक है, निश्चित अनुपात में मिलाने से बनते हैं। और उसके बाद क्या है, एक आपका कार्बन डाइऑक्साइड एल, एल पर क्या आ गया, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये आपके पास क्या आएंगे, ये आपके पास आएंगे यौगिक। कौन कौन से, कैल्शियम कार्बोनेट यौगिक है, साबुन यौगिक है, मीथेन यौगिक है और कार्बन डाइऑक्साइड यौगिक है। बाकी जो बचा वो सब आपके किस में आ जाएगा, मिश्रण में। तो आप लिखेंगे क्या 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 मिश्रण होंगे। सबसे पहले बी, मिट्टी, मैंने आपको बताया था मिट्टी, बी क्या है, मिट्टी एक मिश्रण है। उसके बाद चीनी का घोल, सी, चीनी का घोल एक मिश्रण है। उसके बाद आप देखेंगे कोयला, एच, कोयला भी एक मिश्रण है। उसके बाद आई, वायु, बहुत सारी गैसों का क्या होता है, मिश्रण। उसके बाद आप देखेंगे रक्त, एम पर क्या है, रक्त। तो ये सब आपके क्या होते हैं, मिश्रण होते हैं, ये यौगिक और ये तत्व। तो ये आपको याद रखना है, इनको समझ आ गया होगा आपको किस तरह से ये तत्व, यौगिक और मिश्रण हम कैटेगराइज्ड करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आज का, इस चैप्टर का भी लास्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, निम्न में कौन से परिवर्तन रासायनिक है। रासायनिक परिवर्तन ऐसा होता है कि आप उसमें दोबारा उसी पदार्थ को नहीं बना सकते, उसका रासायनिक संगठन और गुणधर्म क्या हो जाते हैं, अलग अलग। जैसे आपने पेंसिल ली, उसको काट दी, तो ये भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि आपने उसकी लंबाई में परिवर्तन किया है, वो जुड़ सकती है। लेकिन अगर पेंसिल को जला दी तो क्या जली हुई चीज़ से पेंसिल बना सकते हो, नहीं, तो वो एक रासायनिक परिवर्तन है। तो हम देखने वाले हैं क्या क्या रासायनिक, जैसे पौधों की वृद्धि, पौधे बड़े हो गए, ठीक है, उसने खाया पिया जो भी है वो बड़े हो गए, तो ये एक रासायनिक परिवर्तन है। तो ए भी एक रासायनिक परिवर्तन है। लोहे में जंग लगना, जब आप लोहे को वायु और नमी के साथ छोड़ेंगे तो लोहा एक सब्सटेंस बना लेगा, Fe2O3 इंटू XH2O, इसको बोलते हैं लोहे पर जंग लगना। जब लोहे पर जंग लग जाएगी तो उसकी जो धातु है वो नष्ट हो जाएगी। क्या उस धातु को आप दोबारा प्राप्त कर सकते हैं, नहीं। आप उसके ऊपर पेंट कर सकते हैं, पेंट केवल रोकथाम करता है, पुरानी वाली धातु को नहीं दे देगा। तो लोहे में जंग लगना भी एक केमिकल चेंज है, यानी कि आपका रासायनिक परिवर्तन है। उसके बाद लोहे के चूर्ण तथा बालू को मिलाना, आपने क्या लिया, आयरन फिलिंग्स ली और मिट्टी में मिला दी। मिट्टी में मिलाने पर आप एक मैग्नेट लाएंगे, मैग्नेट्स की हेल्प से जो आयरन फिलिंग है, मिट्टी लोहे के चूर्ण है, उसको अलग कर लेंगे, बालू को अलग। तो मिलाने के बाद भी आपने अलग कर लिया, तो ये एक भौतिक परिवर्तन है। तो सी क्या है, एक भौतिक परिवर्तन। अगर आप अलग नहीं कर पाते तो केमिकल चेंज होता। उसके बाद खाना पकाना, आपने जो खाना है उसे पका दिया, क्या आप कच्चा खाना प्राप्त कर सकते हैं पके हुए से, नहीं। तो आपके पास देखोगे जो खाना पकाना है वो एक रासायनिक परिवर्तन है। उसके बाद भोजन का पाचन, जो भोजन ने आपको पचाकर ऊर्जा दे दी, क्या ऊर्जा से आप दोबारा भोजन बना सकते हैं, आंसर है नहीं। तो ये एक रासायनिक परिवर्तन है। उसके बाद देखेंगे जल से बर्फ बनना, जल से बर्फ बना रहा तो वो पानी, अब बर्फ को आप गर्म कर दीजिए फिर दोबारा जल बन जाएगा, तो यहाँ पर आप इंटरचेंज कर सकते हैं। तो ये एक भौतिक परिवर्तन है, यहाँ से हमें पूछा है रासायनिक परिवर्तन। उसके बाद मोमबत्ती का जलना, तो मोमबत्ती का जलना आपके पास एक रासायनिक परिवर्तन है। लेकिन अगर क्वेश्चन आ जाता मोम का पिघलना, मोम का पिघलना, तो आप देखेंगे जो मोम है उसका पिघलना एक भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि दोबारा मोम बनाया जा सकता है उसको जोड़ कर। लेकिन अगर मोमबत्ती जल गई, कंबशन हो गया, तो आप दोबारा मोमबत्ती नहीं बना सकते, तो ये भौतिक होता, तो ये आपका रासायनिक है। तो इस तरह से आप देखेंगे इसमें कौन कौन से आंसर आ जाएंगे आपके। एक तो नंबर ए लिखना है पूरा आपको, एक नंबर बी, नंबर डी, नंबर ई और नंबर जी। तो ये 5 आपके रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण हैं। तो इस तरह से हमारा चैप्टर नंबर जो 2 है उसके जो एक्सरसाइज के सॉल्यूशन है वो पूरा होता है। इसके बाद हम मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ, देखेंगे उसके सॉल्यूशन। ठीक है, आप इनको नोट करना सबको।
तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ।